हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका मेक इट इजी स्किल्स पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और आज का चैप्टर है आपका एसी वाइंडिंग। तो अगर मैं एसी वाइंडिंग की बात करता हूँ तो जितनी भी एसी मशीन्स हैं उनमें जो वाइंडिंग की जाती है उसी को एसी वाइंडिंग कहते हैं। चाहे वो सिंगल फेज मोटर हो, आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हो, या फिर आपके पास ऑल्टरनेटर हो या जनरेटर हो एसी वाले के, तो सब एसी वाइंडिंग के तहत ही आते हैं। तो जितनी भी हमारे पास सिंगल फेज मोटर की वाइंडिंग है, जब हम सिंगल फेज मोटर पढ़ेंगे उस दौरान पढ़ेंगे। और जो आपके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर में ही पढ़ेंगे। आज जो हमने मेन फोकस किया है वाइंडिंग का, वो बेसिकली ऑल्टरनेटर की वाइंडिंग में ही फोकस किया है, क्योंकि ऑल्टरनेटर आपका एसी मशीन के तहत आता है, एसी जनरेटर में। जैसे हमने डीसी मशीन में डीसी मशीन वाइंडिंग पढ़ी है और उसमें हम डीसी जनरेटर के कोडिंग ही फोकस करते हैं। उसमें कोयल पिच क्या है, पोल पिच क्या है, इन सभी टर्म्स के बारे में जानते हैं। सेम इसी प्रकार से हमारे पास एसी वाइंडिंग में भी यही चीज़ें चलती है। तो कुछ सवाल मैंने इसमें सिंगल फेज मोटर के डाले हैं, लेकिन ज़्यादातर फोकस हमने ऑल्टरनेटर की वाइंडिंग में किया है। और जो सवालों का लेवल रखा है हमने, क्वेश्चंस का लेवल, वो आपका बहुत अच्छे लेवल का रखा है। बेसिक से लेके हाई लेवल तक के न्यूमेरिकल इसमें कंसीडर किए गए हैं। इस क्लास को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि आप इसी क्लास में देख लोगे कि आपका एसी वाइंडिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मैं बता दूं, इसमें हमने एडवांस लेवल के, इस पूरी सीरीज में ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कंसीडर किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को एक बार कंप्लीट पूरी देखना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जब आप इस वाली वीडियोस के सभी क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका वाइंडिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है इसी में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जल्दी, जैसे कि इसमें बोला गया है कि आपके पास मेन वाइंडिंग है, और ये सवाल बोल रखा है इसने एक सेकेंड। ये थोड़ा सा मैं कुछ दिनों के लिए क्लासेस आपका पेन टैब के ज़रिए लूँगा, तो इससे थोड़ी सी मेरे को प्रैक्टिस नहीं है, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस सारे मैं बोल के समझा ही दूंगा और बाकी के एक्सप्लेनेशन भी यही दूंगा। इसने बोला कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है आपके पास, और इसकी जो मुख्य वाइंडिंग है और स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है, कि आर पार का मतलब यहाँ पे अक्रॉस जुड़ी होती है, एक दूसरे के अक्रॉस जुड़ी रहती है। तो अगर मैं बात करूँ आपके पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, तो इसमें एक मेन वाइंडिंग होती है भाई, और दूसरी होती है मेरे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग। इस प्रकार की वाइंडिंग होती है, आपने देखा ही है। अगर मैं मेन, यहाँ पे बीच में रोटर होता है, इसको मैं बोलता हूँ मेन वाइंडिंग। ये क्या है? मेन वाइंडिंग। ठीक है भाई। और ये वाली कौन सी होती है? ये होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो अगर बात की जाए यहाँ से वोल्टेज की सप्लाई देखी जाए, तो वोल्टेज की जो सप्लाई है इसमें क्या है, आपके पास दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल यानी कि इसमें कनेक्शन पूछा है कि जो मेन वाइंडिंग होती है और कौन सी वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक दूसरे के पैरेलल होती है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके पास कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, कि इसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग में मुख्य वाइंडिंग होती है। तो इसने क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा इनकम्प्लीट है। इसमें बोला गया कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इंग्लिश में, ठीक है, इंडक्शन मोटर की, तो जो मेन वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में उसमें पोल्स अधिक होते हैं, लेस होते हैं, या सेम होते हैं। तो मैं बता दूं, आपके पास जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसमें मेन पोल के बराबर ही जितने पोल होते हैं। ठीक है, पूछ लेता है स्टार्टिंग वाइंडिंग की जरूरत, इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई कि ये स्टार्टिंग के लिए यूज की जाती है, यानी कि मोटर आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, क्योंकि सिंगल फेज वाइंडिंग से आपका रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता है, रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इसलिए से हम इसको क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो इसमें जितने नंबर ऑफ पोल आपके पास मेन वाइंडिंग में होते हैं, उतने ही आपके पास ऑक्सिलरी वाइंडिंग में भी होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कुछ 3-4 सवाल ही डाले हैं। बाद में मेरे दिमाग में आया कि भाई ये क्वेश्चंस तो हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो डाल दिया उनको डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, और बाकी ऑल्टरनेटर के क्वेश्चन जब स्टार्ट होंगे आपको पता चल जाएगा, मैंने बेहतरीन सवाल लेके आया हूँ। लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, एक बार जब पूरी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन का लेवल सर ने बहुत अच्छा रखा है। तो पर्पस ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो इसने बोला कि भाई जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो मैंने अभी बताया, सिंगल फेज वाइंडिंग में हमारे पास क्या है भाई, कभी भी रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा,
जो आपके पास मुख्य वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग है, उसके साथ मिलकर ये रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब सेम इसमें है कि जो स्प्लिट इंडक्शन मोटर है मुख्य वाइंडिंग में होता है हाई प्रतिरोध या कम इंडक्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। तो मैं बता दूं आपके पास भाई, जो मेरे पास मेन वाइंडिंग है, तो मेन वाइंडिंग में और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ MV मेन वाइंडिंग, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, अगर मैं मेन वाइंडिंग की बात करूँ तो मेन वाइंडिंग में करंट आपका अधिक जाता है। तो जब करंट अधिक होगा तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास करंट अधिक है, उसमें करंट बहुत ज़्यादा, तो सिंपल सी बात है रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी मोटा होगा, तो इसलिए मोटे तार की भी होती है, और इस वजह से रेजिस्टेंस कम होगा तो आपके पास, और जो इसमें नंबर ऑफ टर्न की संख्या होगी वो बहुत अधिक होगी। यानी कि मैं लिख दूं मेन वाइंडिंग में, ठीक है, मेन वाइंडिंग, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, और जब ज़्यादा होंगे तो सिंपल सी बात है आपके पास क्या बोलते हैं, आपके पास इंडक्टेंस क्या रहेगा, अधिक रहेगा आपके पास, और पतला रेजिस्टेंस है, क्योंकि करंट अधिक जा रही है तो रेजिस्टेंस लो, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं आपके पास लो रेजिस्टेंस, ठीक है, लो रेजिस्टेंस, और आपके पास क्या हो गया, हाई इंडक्टेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द आंसर। ठीक है भाई, आपको पता, क्योंकि इंडक्टेंस इसमें मेन वाइंडिंग में करंट अधिक जाती है कंपेयर टू स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो इसको पतले और थिक वायर का, यानी कि मोटे वायर का बनाया जाएगा भाई। ठीक है, अब सेम ही ये है आपके पास जो डीसी वाइंडिंग है ऑल्टरनेटर की, एक्साइटेड की जाती है। तो ऑल्टरनेटर की अगर बात करूं भाई मैं, ठीक है, तो ये होता है आपके पास ऑल्टरनेटर, ये 3 फेज वाइंडिंग की सप्लाई होती है मेरे पास। ठीक है भाई, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये होता है इसका रोटर, या इसको फील्ड भी बोलते हैं हम, है ना, समझ जाना, वैसे मैंने थ्योरी में पढ़ाई रखे हैं आपको चीज़ें, और बस ये है कि थोड़ी सी मेरे को इसकी जो वाइंडिंग रहती है इसको क्या देते हैं हम भाई, डीसी, क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग हो ताकि यहाँ पे मेरे पास एन और एस पोल क्रिएट हो सके, यही हमारे रोटेशन रहता है। और यहाँ पे जो ऑल्टरनेटर की बात करते हैं, ये इसकी आर्मेचर की वाइंडिंग, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास डीसी ऑल्टरनेटर की। ठीक है, अगला सवाल है इसमें कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है ऑल्टरनेटर की, ऑपरेटेड फील्ड वाइंडिंग, तो इसने पूछा कि भाई देखो आपके पास दो वाइंडिंग होगी इसमें, ठीक है, एक ऑल्टरनेटर की ये वाइंडिंग होगी आर्मेचर की, स्टेटर की वाइंडिंग, ठीक है भाई, और दूसरी वाइंडिंग यानी कि जो हम बाहर सप्लाई लेंगे भाई, यहाँ पे ये क्या है आपके वाइंडिंग स्लॉट्स हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, आर्मेचर वाइंडिंग। ये क्या है मेरे पास, आर्मेचर, ठीक है, वाइंडिंग। और भाई दूसरी वाइंडिंग कौन सी होगी, दूसरी वाइंडिंग होगी आपकी जो रोटर पे हो रही है, ठीक है, जो मेरे पास रोटर पे हो रही है, तो क्या होगी, इस वाली वाइंडिंग को क्या बोलते हैं हम, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। तो मैं फील्ड वाइंडिंग की अगर बात करूँ तो तकरीबन ये 120 वोल्ट से 150 वोल्ट के आसपास ऑपरेटेड होती है, लेकिन जब हम ऑल्टरनेटर पढ़ते हैं तो हमें तो यहाँ पे वोल्टेज मिलती है ना 11 केवी के आसपास, तो लगभग ये 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट इस तक रहती है ऑल्टरनेटर। तो ये कहाँ से मिल रही है हमें, आर्मेचर से, यहाँ से भाई इस वाले पोर्शन से मिल रही है आर्मेचर से। तो यहाँ पे जो वाइंडिंग होगी, यहाँ पे 110 वोल्ट 120 वोल्ट है, यहाँ पे आपको 11 केवी और 33 केवी तक की वाइंडिंग मिलती है, तो बेसिकली यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑल्टरनेटर की एसी आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग पर होती है, समान वोल्टेज नहीं, ये तो बहुत अधिक है, ये तो 120 वोल्ट पे हो रही है, तो यानी कि तुलना बहुत अधिक वोल्टेज होती है। तो ये हो गया आपके पास सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये 11 केवी या फिर आपके पास 33 केवी तक हो सकती है। ठीक है, टर्बो अल्टरनेटर में 33 केवी, नॉर्मल में हम 11 लेते हैं भाई, ये आपको पता ही हो। ठीक है, अब इसने पूछा कि भाई आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग में ऑल्टरनेटर हैज, ठीक है, तो इसने पूछा कि जो ऑल्टरनेटर है आपके पास उसमें जो एसी आर्मेचर वाइंडिंग होती है आपके पास, वो क्या होते हैं, स्टार कनेक्टेड होती है आमतौर पर डेल्टा, तो ये आपको पता ही है भाई, अगर आपके पास यानी कि कहने का मतलब
ये है, ये कुछ ज़्यादा ही गंदा बन गया है। चलिए भाई, देखो ये क्लास आपको बेटा मेरी इंटरनेट ना होने के कारण मेरे को क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, मैं लाइव ले लेता, लेकिन आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप अपना कमेंट्स नीचे छोड़ देना और मैं उस कमेंट्स का नेक्स्ट क्लास में जवाब दूंगा। ठीक है, अभी कुछ क्लासेस मेरी ऐसे ही पेन टैब के थ्रू रहेगी, और जैसे ही मैं स्टूडियो पहुंचूंगा तो आपकी क्लासेस लाइव एज इट इज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, ये आर्मेचर की वाइंडिंग की बात कर रहा था। तो आर्मेचर यहाँ पे है भाई, इसका स्टार में ये 3 फेज वाइंडिंग होती है। तो इनको आप 3 फेज वाइंडिंग या तो आपके पास स्टार में होती है या डेल्टा में होती है। तो इनमें से हम कौन सी करते हैं, स्टार वाली। स्टार वाली क्यों करते हैं, क्योंकि स्टार वाइंडिंग में अगर मैं बता दूं आपके पास, स्टार वाइंडिंग में क्या होता है, आपके पास जो लाइन वोल्टेज होती है, जो फेज वोल्टेज होती है, वो VL अपॉन के √3 होती है। तो यानी कि भाई सिंपल सी बात है, फेज पे जो वोल्टेज रहेगी √3 टाइम्स कम रहेगी लाइन वोल्टेज के। तो उससे क्या होता है, आपके पास इंसुलेशन कम लगता है। अगर आप डेल्टा में कनेक्टेड रखोगे, वही फेज वोल्टेज है, वही लाइन वोल्टेज, तो वोल्टेज हाई मिलेगी ना अक्रॉस, यहाँ पे जो जो इन पे मिलेगी हमको। अगर वोल्टेज हाई मिलेगी तो हमें इंसुलेशन भी हाई करना पड़ेगा, कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसमें, स्टार में कनेक्टेड करते हैं भाई। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास। ठीक है, इसमें पूछा गया है आपके पास कि आर्मेचर, एक ऑल्टरनेटर है भाई आपके पास, एक ऑल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग में, ठीक है, कोइल स्पान फुल पिच से 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल कम होता है, तो पिच फैक्टर बताइए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई पिच फैक्टर, पिच फैक्टर बोलते हैं हम KP को, और ये क्या होता है, कोस बीटा बाय 2। किसी बुक में बीटा दे रखा, किसी में अल्फा दे रखा। तो बेसिकली बीटा होता क्या है मैं बता दूं, आपके पास मान लो ये बहुत सारी कोयल है, स्लॉट्स हैं इस प्रकार से। ठीक है भाई, हमने एक कोयल यहाँ डाल ली, और ये मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया दूसरा टर्न। ठीक है, और पूरा मान लो ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जो है ये 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री है। और मान लो भाई यहाँ पे कुछ एंगल की कमी रहेगी, मान लो 30 डिग्री का वो रह गया, तो इसी एंगल को हम क्या बोल देते हैं, बीटा। ठीक है, यानी कि जो शॉर्टेड, इसमें बोला भी कि कम हो जाता है, देखो ये यहाँ पे लिख रखा ना, 60 डिग्री कम हो जाता है, 60 डिग्री कम हो जाता है। या आपके पास ये ऊपर भी दे रखा है यहाँ पे, शॉर्ट ऑफ फुल पिच, यानी कि फुल पिच तो 180 डिग्री की रहती है, 60 डिग्री कम रह गया। ठीक है, कहने का मतलब उसमें यहाँ 60 डिग्री यहाँ पे ले लेते हैं हम, 60 डिग्री की कमी रहेगी फुल पिच होने में, यानी कि 120 डिग्री तक ही ये लिया गया। ठीक है, तो इसी को बीटा बोलते हैं। तो पिच फैक्टर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा कोस 60/2, दैट इज कोस 30। और कोस 30 की वैल्यू भाई कितनी होती है आपके पास, 0.866 √3/2, ये पढ़ा ही आपने, √3/2 होती है आपके पास। ठीक है, तो इससे निकल जाएगा 0.866। तो ये हो गया आपके पास पिच फैक्टर, तो आंसर हो गया आपके पास फर्स्ट। क्लियर है, तो सवाल इसमें सारे न्यूमेरिकल वाले हो रहे हैं, आप देखोगे मजा आएगा आपको। ठीक है भाई, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्या कहता है, देखिए आपके पास, ठीक है, कि 3 फेज का ऑल्टरनेटर है और प्रति पोल 3 स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, वाइंडिंग का वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कारक क्या है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, बेसिकली इंग्लिश में बात करें तो अगर मैं भाई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करूं, तो सवाल न्यूमेरिकल सी में क्या होता है आपके पास, ये KD से डिफाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या होता है आपके पास, अगर मैं बात करूं तो साइन n α/2, इसको ब्रैकेट में मैं इसलिए करता हूं ताकि बच्चे साइन α/2 को भी डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, और ये हो गया n साइन α/2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में। अब अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा है भाई आपके पास स्लोट एंगल, यानी कि एक स्लोट का कितना एंगल। भाई सिंपल सी बात है, ये हमारे स्लोट रहते हैं ना, एक उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है, अच्छे नहीं बन रहे स्लोट मेरे पे, लेकिन कोई नहीं, एक स्लोट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, मान लो मैं यहीं तक के ले लेते हैं 6 स्लोट ना, और इन 6 का स्लोट मान लो 180 डिग्री, 6 स्लोट आ रहे पर पोल, तो 180 डिग्री हो गया ना। तो हर एक स्लोट का एंगल कितना हो जाएगा, 180 बटे, बेसिकली मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, अभी कंसिडर नहीं किया 6,
30 डिग्री, यानी कि स्लोट एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो लेकिन इसने तो यहाँ पे क्या बोला है भाई, इसने स्लोट एंगल जो बोला है आपके पास, इसने यहाँ देखो क्या दे दिया, ये है आपके पास, ये मैंने केवल स्लोट एंगल बताया आपको, कभी इसको समझ लो। ऑल्टरनेटर के 3 स्लोट पर पोल है, इसने बोला कि पर पोल पे, एक पोल पे 3 स्लोट है भाई, तो मुझे तो साफ पता चल रहा है एक पोल पे 3 स्लोट है तो भाई ठीक है, तो स्लोट एंगल का पता चल जाता है यहाँ से। लेकिन मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसने बोला है कि भाई एक है मेरे पास अल्फा, तो क्या हो गया मेरे पास, मैं लिख दूं यहाँ पे, अल्फा है स्लोट एंगल, और आपके पास एन क्या है, एन है स्लोट पर पोल पर फेज। ठीक है भाई, स्लोट पर पोल पर फेज का मतलब ये हो गया कि मान लो ये 6 स्लोट है, 3 फेज वाइंडिंग है ना, तो पर हर एक फेज पर कितने स्लोट आ रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में इस टाइप का कोई उदाहरण आएगा तो एग्जैक्ट बताऊंगा। तो इसने बोल दिया यहाँ पे 3 फेज है, ऑल्टरनेट स्लोट पर पोल है, 3 स्लोट पर पोल है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताइए आपके पास। तो भाई साफ पता चला है इसने, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ स्लोट की, यहाँ से एन स्लोट पर पोल कितने होंगे, स्लोट पर पोल इसने बोल दिया 3 स्लोट पर पोल है। ठीक है, 3 स्लोट पर पोल है 3, और साथ में 3 स्लोट पर पोल बोल दिया इसने, लेकिन पर फेज भी तो है, और फेज कितने हैं 3, तो डिवाइड बाय आपके 1 आ गया। 1 समझ में आया ना भाई, स्लोट पर पोल कितना है, स्लोट पर पोल इसने 3 दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो ये दे रखा है, स्लोट पर पोल 3 दे दिया इसने, यानी कि इसने इतने की वैल्यू दे दी इसने, इतने की। अब भाई पर फेज भी तो करना, तो मैंने 3 से पता ना क्यों डिवाइड किया यहाँ पे, क्योंकि 3 फेज भी तो है, 3 फेज है, तो स्लोट पर पोल 3 फेज आ गया, ये आ गया। अब मेरे को क्या निकालना भाई, मेरे को अल्फा निकालना है। अल्फा क्या निकालना पड़ेगा मेरे को भाई, सिंपल सी बात है, ये तो हमने 6 बोल दिया था आपके पास। ठीक है, तो मैं अगर इसके हिसाब से जाऊं तो यहाँ पे 6 पोल थे, मैं इसी के हिसाब से जा रहा हूँ, 3 स्लोट पर पोल है, एक पोल की डिस्टेंस होती है 180 डिग्री, और इसने बोला 3 स्लोट है, तो डिवाइड बाय 3 60 डिग्री। कहने का मतलब इसका ये रहेगा, ठीक है, एक यहाँ है और दूसरा, सॉरी ये गलत हो गया, हम्म, ये इसमें ना जाके कहाँ जाएगा आपके, ये यहाँ से उठा के यहाँ पे होगा, और ये पूरा कितना है 100, तो हर एक स्लोट कितना का हो गया 60 डिग्री का, तो ये 60 किसका आ गया आपके वैल्यू भाई, ये वैल्यू आ गई आपके पास अल्फा 60 डिग्री। ये वाला मैंने तुम्हें उदाहरण दिया था बस, केवल ये एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था और कुछ नहीं था। ठीक है, तो अल्फा आ गया। अब बस अब आपने क्या करना है, आपको अब आपने क्या करना है, अब बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास साइन एन अल्फा बाय 2 और डिवाइडेड बाय एन साइन अल्फा बाय, वैल्यू पुट करो, साइन एन की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास 1 है, इंटू अल्फा 60/2, और यहाँ से मेरे पास कितना है, एन की वैल्यू 1 है, इंटू साइन 60/2, तो ये तो पूरा एक ही आ गया, साइन 60/2 ऊपर है, साइन 60/2 ऊपर है, तो यानी कि ये आ गया 1। तो आपके पास के डी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या आ गया आपके पास, ये आ गया भैया आपके पास के डी कितना आ गया 1 आ गया है। ठीक है, और इसको इसमें कंसिडर मत करना, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 3 स्लॉट है तो मैं इसको भी 6 ही कर देता हूँ 60। ठीक है, ये उदाहरण दिया था हमने, ठीक है 180 6 वाला उदाहरण दिया था, तो इस वाले को कंसिडर मत करना, वो बस मैंने शुरू में उदाहरण दिया था, इस वाले केस को यहाँ से कंसिडर करना है। ठीक है भाई, हाँ समझाने के लिए बताया था, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इससे ज़्यादा आएंगे भी नहीं आपके पास सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आपके पास, द डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच। अब शॉर्ट पिच क्या होती है भाई आपके पास, शॉर्ट पिच सिंपल सी बात है, पूरा जो इलेक्ट्रिकल डिग्री स्पान है, मान लो फुल पिच वो तो पता ही होगा आपको पास, मान लो मेरे पास एन पोल के नीचे आ रहा है ना, और दूसरा मेरे पास एस पोल के नीचे आ रहा है, अगर मैं वाइंडिंग यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूँ तो होगी पूरा 180 डिग्री का, जब वो रहता है आपके पास, ये होती है फुल पिच। ये क्या है मेरे पास, फुल पिच।
ठीक है। और शॉर्ट पिच क्या होगी भाई, मैंने यहीं से उठाया और दूसरा उठा के मैं यहाँ पे डाल दूँ, मान लो 150 डिग्री ही हो, है ना भाई, तो होगी शॉर्ट पिच। यानी कि कहने का मतलब जैसे क्रिकेट में पिच होती है ना, बॉल पहले ही मार दो, वही होती है। अगर जिसमें जो कोइल 180 डिग्री से कम का स्पान कवर कर रही है उसको हम शॉर्ट पिच बोलते हैं। ठीक है। तो नुकसान क्या है इसके, हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस रहते हैं आपके पास, या तरंग वेव साइनसोडल हो जाता है कुंडली के चारों ओर। ठीक है। वोल्टेज कम हो जाता है। तो बिल्कुल भाई, अब देखो फुल पिच पे अगर मैं बात करता हूँ, ये कोइल है मेरे पास ना, ठीक है, प्रकार की रहती है। अगर 2 वोल्ट यहाँ हो रहा है, 2 वोल्ट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, और ये एन के नीचे आ रही है और ये एस के नीचे आ रही है, तो ये 4 वोल्ट बना देगा। लेकिन अगर ये कोइल यहाँ ना जाके थोड़ा सा पीछे हो जा रही है, कुछ इलेक्ट्रिकल डिग्री 180 से कम हो रही है, 150, ठीक है, हो जा रही है, ठीक है, तो ये 4 वोल्ट से कम बनाएगी। तो वोल्टेज क्या होती है, कम बनाती है। वोल्टेज अराउंड द कोइल इज रिड्यूस, आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है। इसके कारण ही बता रखे हमने आपको, है ना, वाइंडिंग वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आपके पास। इसमें है आपके पास जो पर फेज डीसी आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ एन अल्टरनेटर वो 0.5 ओम है, यानी कि एक अल्टरनेटर का प्रति फेज डीसी आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। तो इसका एसी रेजिस्टेंस बताओ। तो भाई उसने क्या दे दिया आपको, एसी रेजिस्टेंस आर डीसी बोल रहा है उसने आपका 0.5 ओम। ठीक है, 0.5 ओम। और आर ए सी मैं बता दूं ये 1.5 टाइम होता है आर डी सी के। क्यों होता है भाई, एसी में हमारा स्किन इफेक्ट होता है और स्किन इफेक्ट के कारण आपका क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है। तो वैसे तो मैं बता दूं अलग अलग हार्मोनिक के कारण अलग अलग फ्रिक्वेंसी अवेलेबल होती है हर कोइल पे, तो हर कोइल में रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। इसको हम ज़्यादातर लेते हैं 1.2 से 1.8 तक। लेकिन क्या होता है, जो हमारी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उस पर हम 1.5 लेते हैं डीसी के, यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा। तो कर दो, आर डी सी कितना है भाई आपके पास, 0.5 ओम। तो 15 पंजे 75, 75 ओम। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर सेकंड, यानी कि ये हिंदी वाला। जिन बच्चों को हिंदी में समझ आती है वो हिंदी में पढ़ लिया कीजिए, और जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। आईटीआई के बच्चे हैं हिंदी में ही ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। मैं बता दूं आपके पास ज़्यादातर, मैं इसमें पॉइंट्स भी लिख दूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो ज़्यादातर रहता है 1.2 से 1.8 तक, डिपेंड ऑन फ्रिक्वेंसी। ठीक है, आर ए सी अगर मैं लूँ तो, आर ए सी अगर लूँ तो, क्लियर है। ये वाली जो पीडीएफ है आपको ये ऐप पे मिलेगी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको इतनी गारंटी बोल रहा हूँ मैं कि जब ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे आप, एक भी क्वेश्चन छोड़ के आओगे नहीं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल डाल रखे हैं। आप धीरे धीरे जब ये पूरी सीरीज देखोगे आपको पता चल जाएगा। इस बार मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा लिया है इसमें, और अच्छे लेवल का लिया है। और जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, 40 वीडियोज़ ऑलरेडी पड़ी है बिहार टेक्नीशियन वाले ग्रुप में ना, तो आप उसमें जाके भी देख सकते हो। ठीक है। और अगर किसी बच्चे को कोर्स लेना है तो हमारी ऐप पे जाके देख सकता है। केवल कोर्स की कीमत भी 499 रुपये है, और अब तो कोर्स को एडवांस बना दिए गए, सभी क्वेश्चंस आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। साथ ही साथ 10 टेस्ट सीरीज भी मिलेगी वो आपको। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसने पूछा कि भाई ये है जो आपके पास डीसी आर्मेचर रेजिस्टेंस है ऑफ डेल्टा कनेक्टेड, ठीक है ऑल्टरनेटर। इसने बोला कि भाई डेल्टा कनेक्टेड ऑल्टरनेटर है, 2 टर्मिनल में मापा गया कि उसका 1 ओम है, तो प्रति चरण डीसी का प्रतिरोध है। तो अब देखो भाई इसने क्या बोला है आपको, इसने बोला है कि भाई आपके पास डेल्टा कनेक्टेड है। इसने बोला कि हमने जो नापा भाई आर डी सी, इसने बोला 1 ओम है, तो किसी भी 2 टर्मिनल के बीच में। तो उसने पूछा कि भाई आपके पास क्या बोलते हैं, क्या बोला है, द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड 2 टर्मिनल 1 ओम है। ठीक है, द पर फेज पूछा है इसने। ठीक है, तो पर फेज रेजिस्टेंस जो इसका रहेगा वो क्या रहने
वाला है। ठीक है, तो इसने जो रेजिस्टेंस दिया हमें टोटल दिया है 1 ओम। अब 1 ओम कब पॉसिबल है? तो इसमें भाई क्या कह रहा था, इसका कहने का मतलब ये है एक्चुअल में इसने बोला कि जो एसी रेजिस्टेंस है, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप हमारा। और मैं बता दूं, इसका कहने का मतलब है कि भाई जब मैं इसको नाप रहा हूँ तो यहाँ पे 1 ओम आ रहा है। एंड ठीक है, इसने बोला कि ये क्या बोलते हैं, 1 ओम आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे नाप रहा है, तो ये कब पॉसिबल है आपके पास? तो मुझे पता है कि अगर मैं इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाऊँ ना तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखो इसमें मान लो 3 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, इसको 3 रेजिस्टेंस रखता हूँ, तो मुझे पता है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, या वाला इन दोनों के साथ सीरीज में आएगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे आपके पास। इतना तो पता ही है मेरे को। अगर मैं 3 लेता हूँ यहाँ पे, ये 3 लेता हूँ, ये भी 3 लेता हूँ, ये भी 3 लेता हूँ, ये 6 हो जाएगा, और 6 3 का 6 18/9 2 ओम आएगा, तो ये तो फिट नहीं है। तो अगर मैं इस वाले को लेता हूँ 1.5 को, तो ये क्या हो जाएगा, कहने का मतलब अगर ये 1.5 है, इसका भी रेजिस्टेंस 1.5 है, और इसका भी रेजिस्टेंस 1.5 है, तो देखना ये दोनों सीरीज में आ गए। तो ये दोनों का अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ इन दोनों की, तो कितना हो गया, 3 ओम। अब 3 के साथ ये 1.5 ओम है, तो आर डी सी। अगर ये आर ए सी पूछता तो हम 1.5 से डायरेक्टली इंटू कर देते। ठीक है, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। तो कितना हो गया भाई, 3 गुना 1.5 और डिवाइड बाय 3 प्लस के 1.5। ठीक है, तो ऊपर भी 4.5 और नीचे भी 4.5, तो एक आ रहा है ना। तो मुझे पता है कि 1 ओम तभी आएगा जब ये 1.5 ओम होगा। तो इसने पूछा कि साथ में इसने क्या पूछा, पर फेज पूछा। इसने पर फेज का मतलब भाई इसने पूछा कि भाई इसका कितना होगा, इस वाले का, इस वाले का कितना होगा, और इस वाले का कितना होगा। कहने का मतलब अगर ये 3 फेज है मेरे पास, तो तीनों फेज में इन्होंने रजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है कि इसका बता दो भाई, इसका बता दो, और इसका बता दो, ऐसा क्या है जो इसका 1 ओम आ रहा है इन दो टर्मिनलों के बीच में। क्लियर है भाई बच्चों? तो उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट है आपके पास सवाल, डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, तो डैम्पर वाइंडिंग का यूज हम क्यों करते हैं? तो डैम्पर वाइंडिंग का यूज भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, हंटिंग से बचने के लिए करते हैं। अब हंटिंग होती क्या है आपके पास? ठीक है, ये हमने थ्योरी लेक्चर में बता रखा है। बेसिकली मैं बता दूं, जब हमारा लोड चेंज होता है तो आपका ऑल्टरनेटर अलग अलग स्पीड पे वाइब्रेट करता है। यही प्रोसेस आपके ये लोड के वेरी करने से होता है। ठीक है, इसी को हम हंटिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसी के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग बेसिकली कहाँ करते हैं, हमारे पास जो रोटर के पोल होते हैं, ठीक है, इनमें कर देते हैं। ठीक है, रोटर के जो पोल होते हैं, साइलेंट पोल। ठीक है, ये थ्योरी लेक्चर में हमने बता भी रखा है कि कहाँ पे इस पे करते हैं हम। बेसिकली रोटर के पोल्स पे करते हैं हम, यहाँ पे अंदर उसके जो डायमीटर होता है ना, वहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में ज़रा इतना ही रखते हैं हम। और ये पहली क्लास थी मेरी इस एक्सपीरियंस के साथ। तो जल्दी आपको पैनल पे मिलेंगे। मैं थोड़ा आउटसाइड हूँ तो इस वजह से क्लासेस ज़्यादा नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन अगली क्लासेस आपकी लेंथी होने वाली हैं। इतना मैं बाहर से आपको ऐसे ही सपोर्ट करता रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे। और क्वेश्चंस के आप देखोगे, अभी इसमें और न्यूमेरिकल्स है, मैं अभी ये बता दूँ, इसमें देखिए काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स मैंने ले रखे हैं, बट इनको मैं सोच रहा था कि पहला एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो ये सभी न्यूमेरिकल्स हम कल की क्लासेस में करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं इनको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एसी वाइंडिंग का आप एक भी सवाल नहीं छोड़ोगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने सभी क्वेश्चन कर लिए। मैं बता दूं, ये सारे जितने भी लेक्चर होने वाले हैं आपके, जैसे एसी वाइंडिंग के हैं भाई, इस बार एसी मशीन वाइंडिंग के हैं, फिर हम आपके पास ऑल्टरनेटर पढ़ेंगे। तो जो सीक्वेंस में 18 चैप्टर है ना, उन 18 चैप्टर को देखते हुए और आपका लेवल देखते हुए, क्योंकि लेवल आपका अच्छा खासा आता है भाई बिहार टेक्नीशियन में, तो उन्हीं सभी के आधार पर क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। तो आप देखोगे जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल आ रखे हैं वो सारे आपको इस सीरीज में मिलेंगे। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे को थ्योरी में पढ़ना है, कोर्स लेना है, तो 499 रुपीज़ का कोर्स है, आप ऐप डाउनलोड करके जा सकते हो। उसमें ई बुक है, और मैं बता दूं टेस्ट सीरीज है, ठीक है, वीडियो लेक्चर है। थोड़ा लिखने में मेरे को अभी दिक्कत हो रही है, हाथ ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, यार कोई बात नहीं। ठीक है, लेक्चर है, ओके।
और भाई आपके पास ई बुक केवल बिहार टेक्नीशियन की है जो इसी के सिलेबस के आधार पर है, तो आपको केवल 499 में, ठीक है। इतने सस्ता क्या ही कहाँ मिलेगा। और बाकी मेरे लेक्चर मिलेंगे आपको एडवांस लेवल के, और उसमें प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्वेश्चंस के लेवल बढ़ा के मैंने क्वेश्चंस कराए भी हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं खैर कल आपको इसी टाइम, ठीक है। क्लासेस आपको अवेलेबल होती रहेगी, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ अभी और यहाँ से लाइव पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो जैसे ही मैं अपने ऑफिस पहुँचूँगा तो वहाँ से आपको डायरेक्ट लाइव क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वाली क्लास में उसको ज़रूर डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।